शरद पवार के सबसे करीबी और हमेशा साथ रहने वाले और कई दशकों से साथ रहने, मतलब कम से कम इनका 40 साल पुराना इतना ज़बरदस्त याराना कि पूछे नहीं। बरामद जो इनके पास हुआ है वो 1 करोड़ रुपया कैश हुआ। दूसरा इनके पास जो बरामद हुआ 25 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई। इसके अलावा इनके पास 39 केजी सोना, 39 केजी से काफ़ी बड़ा वो घोटाला है ये। और आपको बता रहे ये वजह क्या थी, ये कांग्रेस के बहुत पुराने वर्कर्स हैं। दूसरा ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। देखिए ये जो जांच है हम आपको बता रहे हैं, इससे कतई भी कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। ये बैंक ने बाकायदे FIR की थी, बैंक से इन्होंने धोखाधड़ी करके 353 करोड़ रुपया लिया, उसमें एक भी किस्त नहीं दी, एक भी किस्त नहीं दी। तब ये हुआ। इनके खिलाफ इसके पहले भी कई बार शिकायतें गई, मगर कहीं पे इनके खिलाफ शिकायत पे कोई अमल नहीं होता था। तब मजबूरी हो गई, ये मामला CBI को दिया गया। CBI ने इनके खिलाफ FIR कराई, इनको बाकायदे सूचित किया। ये काम आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले। नमस्कार, स्वागत है आपका SDV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी ईश्वरलाल जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें करोड़ों की नकदी और जेवर बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ईडी ने ये एक्शन लिया है, शरद पवार के करीबी हैं, और क्या है ये पूरा मामला, मैं ये समझना चाहूंगी, और साथ ही शरद पवार के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। ये एक्चुअली में जो ईश्वरलाल जैन जी हैं, ये शरद पवार के बेहद करीबी हैं और शुरू से लेके आज दिन तक रहे हैं। जब ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद भी अभी इनका अजीत से जब डिस्प्यूट हुआ तब भी ये पता चला शरद पवार के साथ रहे। शरद पवार के सबसे करीबी और हमेशा साथ रहने वाले और कई दशकों से साथ रहने, मतलब कम से कम इनका 40 साल पुराना इतना ज़बरदस्त याराना कि पूछे नहीं। आपको बताने इनके पास बरामद क्या क्या हुआ। बरामद जो इनके पास हुआ है वो 1 करोड़ रुपया कैश हुआ। दूसरा इनके पास जो बरामद हुआ 25 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई। इसके अलावा इनके पास 39 केजी सोना, 39 केजी से, ये नर्सों का रिकॉर्ड है। आज का भी हम आपको बता रहे हैं वो क्या हुई आपको बताने, 39 केजी सोना। और इसके बाद बैंक के काफ़ी फ्रॉड के वो 13 स्थानों पे इनके जलगांव, नासिक, ठाणे और तमाम जगह इनके यहाँ छापे पड़े। इसमें आपको बता रहे हैं लग्जमबर्ग की इकाई में 50 मिलियन यूरो का, 50 मिलियन यूरो की FDI के वो मिले प्रस्ताव, जो सॉलिड उनके फिक्स वो 50 मिलियन यूरो के। दूसरा क्या है, 2 बेनामी संपत्तियां मिली, ये 2 बेनामी मिली। और आपको बता रहे 50 करोड़ से अधिक की 60 संपत्तियां, 50 करोड़ से अधिक की 60 मतलब 40 कम 100 इतनी वो मिली हैं। उसमें आपको बता रहे हैं उसमें प्रस्ताव के वो हैं। और इनमें इसके अलावा काफ़ी जगह कर्ज लिए गए, कर्ज बांटे गए, ये अरबों खरबों रुपए का। दूसरी आपको जो सबसे मेन बात है वो लेटेस्ट ये है कि 1300 केजी सोना था, 1300 किलो सोना, और बरामद हुआ है 40 केजी सोना। 1300 किलो सोना बहुत बड़ा वो होता। इन्होंने खुद अपने बैंक में वहाँ पे शो किया है। और इनसे जब अभी बैंक से इन्होंने लोन लिया था तब इनसे पूछा गया था जैन साहब से, तो इन्होंने 353 करोड़ रुपया लोन लिया कि मेरे यहाँ 1300 करोड़ रुपया, 1300 केजी सोना है। और वो सोना गायब हो गया। जब रेट पड़ी है तो उनको सिर्फ 39 केजी, 1 केजी बाद में मिला था 40 केजी। काफ़ी बड़ा वो घोटाला है ये। और आपको बता रहे ये वजह क्या थी, ये कांग्रेस के बहुत पुराने वर्कर्स हैं। दूसरा ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और कांग्रेस में शुरू से रहे, कांग्रेस से MLA रहे, शरद पवार के साथी रहे। जब शरद पवार ने NCP बनाई तो शरद पवार के साथ सबसे पहले ये आए, फिर कोषाध्यक्ष रहे। दूसरी इनका क्या था, जो पार्टी के खर्च होते थे ये ऐसे कोषाध्यक्ष थे कि जैसे मान लिया कोई कार्यक्रम हुआ उसमें 10 करोड़ रुपए खर्च आया तो ये अपने पास से खर्च कर दे। बाद में इनका सिस्टम था
कि 10 करोड़ की जगह इनके यहाँ कभी रेड नहीं पड़ पाई। तो ये कांग्रेस से रहे, फिर शरद पवार से, अभी जब अजीत सिंह इनमें गुट में जब टूटन हुई तो भी ये शरद पवार के साथ रहे। इनका जो लड़का है वो एमएलसी रहा है एनसीपी से, प्रवीण कुमार बेटा। तो आपको बता रहे ये शरद पवार के सबसे खास से सबसे मेन चीज़ है, ये टोटल फाइनेंस यही करते थे, पार्टी का खर्चा या जो बड़े बड़े खर्च होते थे यही करते थे। और इनकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी, जब वो मुख्यमंत्री थे शरद पवार जी, जब रक्षा मंत्री बने तो उनसे मिलने के लिए पहले इनसे मिलना पड़ता था, ईश्वर लाल जैन जी से। यानी आप ये बता रहे हैं कि इनका कद कितना बड़ा था और किस तरीके से ये जो रेड हुई है। लेकिन इस बीच ईश्वर लाल का बयान भी सामने आया है, उन्होंने इस रेड को फेक बताया है और कहा है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। देखिए, हम बता रहे हैं उसकी वजह है कि ईश्वर लाल जैन की ये पोजीशन है कि ईश्वर लाल जैन कभी किसी से दबा नहीं और किसी से डरा नहीं। उसकी वजह थी कांग्रेस के हाई कमांड डायरेक्ट उनको लाइक करते थे, डायरेक्ट। और आपको बताना है एक समय ये पोजीशन थी कि राजीव गांधी अगर वहाँ जाते थे महाराष्ट्र में तो ये पूरा स्वागत करते थे, पूरा वो। जब बॉम्बे में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था तो पूरा इन्होंने मैनेज किया था उस ज़माने में, और शरद पवार के सबसे करीबी थे। दूसरी आपको बताना है इनकी ये वैल्यू थी कि इनके परिवार पे जब ये जाते थे तो तीनों चारों लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, और इनको दूसरी पार्टी के लोग भी मानते थे चूँकि ये बहुत अधिक चंदा देते थे। और लेकिन अभी जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उस पर आप क्या कहेंगे कि शरद पवार के लिए मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं? क्योंकि शरद पवार का जो बयान आया है, उन्होंने अपने ही भतीजे पर कहीं ना कहीं सवाल उठा दिए हैं और ये कहा है कि ईडी की जांच से बचने के लिए ही वो दरअसल बीजेपी और शिंदे गठबंधन का हिस्सा बने हैं। देखिए, ये जो जांच है हम आपको बता रहे हैं, इससे कतई भी कोई भी पॉलिटिकल नहीं है। ये बैंक ने बाकायदे एफआईआर की थी, बैंक से इन्होंने धोखाधड़ी करके 353 करोड़ रुपया लिया, उसमें एक भी किस्त नहीं दी, एक भी किस्त नहीं दी। दूसरी बात है, बैंक के जब उन्होंने कोशिश की, बैंक के उनको था, उनको बड़ी बुरी तरीके से इन्होंने डिस्करेज किया और उनकी बात नहीं सुनी। वो कहते रहे एक किस्त भी कर दीजिए, एक भी किस्त नहीं दी, स्पष्ट मना कर दिया। तब ये हुआ, इनके खिलाफ इसके पहले भी कई बार शिकायतें गई मगर कहीं पे इनके खिलाफ शिकायत पे कोई अमल नहीं होता था। तब मजबूरी हो गई, ये मामला सीबीआई को दिया गया। सीबीआई ने इनके खिलाफ एफआईआर कराई, इनको बाकायदे सूचित किया। ये काम आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले सीबीआई के एक प्रोसेस से, चूँकि सरकार का यही पैसा नहीं और तमाम लिए हैं। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि इनका 1300 केजी सोना इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था थोड़े दिन पहले। तो पुलिस वो क्यों नहीं सीबीआई छापा मारेगी? एफआईआर सीबीआई ने की है और जो छापा मारा है वो ईडी ने मारा है, ईडी ने छापा मारा। और आपको बता रहे हैं कि इनके इसके अलावा जो है ये 60 वो कम से कम अंदाज़ा ये लगाया जा रहा 200 संपत्तियां हैं, 200 संपत्तियां। और लग्जमबर्ग के अलावा 50 मिलियन यूरो के अलावा एफडीआई के अलावा और भी कई कंट्रियों में इनकी एफडीआई होने की संभावना है, और भी कई कंट्रियों के में एफडीआई। तो आप ये तमाम घोटाले उनके गिना रहे हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी उठता है कि जब शरद पवार के इतने करीबी ये शख्स हैं तो ऐसे में क्या इस जांच का दायरा जब आगे बढ़ेगा, एजेंसी जब जांच करेगी, गिरफ्तारी संभव हो सकती है, तो क्या शरद पवार तक भी कहीं ना कहीं जांच इस पूरे मामले की पहुंच सकती है? ये व्यक्ति इतना पावरफुल है कि हिंदुस्तान के जो टॉप एडवोकेट हैं ये इसके साथ है। और आपको बता रहे हैं कि इनकी जब अरेस्टिंग की होगी तो कहीं ना कहीं से ये इंटरिम बेल की कोशिश करेंगे, हो सकता है सक्सेस। इसके पहले भी आपको बता रहे हैं 1975 से 1985 तक ये कांग्रेस के एमएलए रहे, तब इंदिरा गांधी अंतुले और इनको 2 को मानती थी। उसके जब उस समय भी इनके ऊपर जांच कर भई तो इनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई, इनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई। उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट में भी इनके साथ यही पोजीशन हुई थी। अब ये है कि पहली बार सीबीआई और ईडी ने इनको घेरा, चूँकि इनके खिलाफ पक्के सबूत मिल गए, ये मिल गए। अब ये अपने बचाव के लिए ज़रूर करेंगे। और चूँकि इतनी बड़ी लॉबी, मगर ये शरद पवार के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में इनका जो प्रभाव था और जिस तरह से राजनीति को ये अब अफेक्टेड कर लेते थे, अब शायद ये मनमानी तरीके राजनीति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली सरकार बनाना, सरकार गिराना और
टोटल इन्हीं के हाथ में था। वास्तव में ये मेन थे पर्दे के पीछे। शरद पवार सिर्फ एक मोहरा थे, एक चेहरा थे। हकीकत ये है। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि दरअसल एनसीपी को अगर कोई हैंडल करने का काम कर रहा था तो वो थे ईश्वर लाल जैन, जिनको जांच जो हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जो करोड़ों की संपत्ति और जेवर पकड़े गए हैं, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।